केसेस की भरमार में छोटे बड़े ज़रूरी गैर ज़रूरी सब कारोबार सब बाजार खुल गए। वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर कम ही नज़र आ रही हैं। मार्केटों बाजारों में रश से कोरोना फैला तो फिर लॉकडाउन होगा। हुकूमत पहले ही वार्निंग दे चुकी, कारोबार करना है तो ताजिर रहनुमाओं को हुकूमत से किए वादे निभाना होंगे। और आज यौम पैदाइश है उर्दू अफसाने की मुतनाज़ तरीन लेकिन मारूफ तरीन शख्सियत सादत हसन मंटो का। और सुबह सुबह सहरी के टाइम मैंने देखा एक्चुअली गूगल ने बड़ा ज़बरदस्त ट्रिब्यूट दिया हुआ है सादत हसन मंटो साहब को। गूगल डूडल जो है वो उनकी तस्वीर और उनके आइकॉन से मंसूब कर दिया गया है, बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। आज बाजार दुकानें छोटी बड़ी मार्केटें खुल गई हैं तो बराए मेहरबानी अपना ख्याल करें, अपने घर वालों का ख्याल करें। आप नहीं चाहते कि आप पैसे कमाने के लिए बाहर निकले हैं लेकिन वायरस घर लेकर जाएं। और दूसरी बात यह कि ऑब्वियसली शॉपकीपर्स वगैरह पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यू मेक श्योर कि वो SOPs फॉलो होंगे, लेकिन लोगों जो आप लोग बाजारों में जा रहे हैं द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ रियली ऑन यू कि अगर आप जा ही रहे हैं तो मेक श्योर कि आपसे किसी को ना कुछ और लग जाए, वबा किसी से आपको ना लगे, तो लिहाजा प्लीज वेयर योर मास्क एंड योर ग्लव्स। लेट्स गो टू डिफरेंट सिटीज। और हम कहाँ चलें? सबसे पहले लाहौर चलें। हम बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। हम पहले आपको बताना चाहते हैं कि अवाम की बड़ी अक्सरियत ने मास्क तक लगाने की ज़हमियत नहीं की है। बाजार खुल गए हैं, मुख्तलिफ शहरों की हम बात कर रहे हैं। ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक ग्राहकों और दुकानदारों के लिए मास्क लाजमी है। उम्र रसीदा और बीमार अफराद बाजार नहीं जा सकते। हुकूमती एलामिया के मुताबिक SOPs पर अमल ना करने वाली दुकानों और मार्केटों को बंद किया जाएगा। लेकिन कल मुझे इत्तेफाक हुआ, कराची की एक बड़ी मशहूर बेकरी है, ये बड़ी कॉमन सी बेकरी है जहाँ पर केक्स वगैरह बड़े अच्छे मिलते हैं। वहाँ पे जो राइडर्स हैं जिन्होंने डिलीवरी करनी थी उनका एक जमघट्टा लगा हुआ था और मैंने उनसे जाकर कहा जब थोड़ा रश कम हुआ कि बराए मेहरबानी आप बगैर मास्क के लोगों को अंदर ना आने दें। तो आगे से मुझे साहब कहते हैं कि सर ये बहस का टाइम नहीं है, आपने जो करना है करें। मतलब है कि पीपल आर नॉट इवन विलिंग टू लिसन। तो ये भी एक है। अच्छा, आपको बता दें कि एलामिया के मुताबिक हेयर ड्रेसर्स, ब्यूटी पार्लर, जिम्स और गेमिंग जोन्स और कैफ़े बंद रहेंगे। तो लिहाजा ये सैलून्स का बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे थे, देयर यू गो, अब आपको पता चल गया है। और ये सारी चीज़ें बंद रहेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी पाबंदियाँ बरकरार रहेंगी। हुकूमत ने सख्त शराइत आयद तो की हैं, लेकिन लॉकडाउन मरहलावार ख़त्म करने के पहले दिन कम ही लोग इस पर अमल करते हुए नजर आए हैं, जिसकी हम अभी अपने रिपोर्टर से बात करके आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली ऑन द ग्राउंड सिचुएशन क्या है। दूसरी जानिब आपको ये भी बता दें कि आलमी इदारा सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में 10 अप्रैल से कोरोना केसेस की तादाद मुख्तसर वक्फे के साथ मुसलसल बढ़ रही है और सिर्फ 9 मई को तकरीबन 2000 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, जबकि पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना के मरीजों की तादाद 29,000 से बढ़ चुकी है। ऑलमोस्ट इट्स 30,000। कोरोना से 187 ममालिक में 29वें नंबर पर आ गया है पाकिस्तान। वज़ीर आज़म इमरान खान 19वें नंबर पर आ गया। वज़ीर आज़म ने आज मुल्क भर में कारोबार खुलने के बाद एक इजलास में सूरत हाल का जायजा लिया, जिस इजलास के विजुअल्स भी हमने आपसे शेयर किए थे, जहां हम कारोबार करने वाले अफराद को SOPs फॉलो करने को कह रहे हैं। वहां वज़ीर आज़म जो इसी मुताल्लिक इजलास कर रहे थे उन्होंने भी मास्क नहीं पहना हुआ। अच्छा जी, शहरों का आंखों देखा हाल हमारे रिपोर्टर्स हमें बयान कर रहे हैं। सबसे पहले लाहौर चलते हैं एंड नवीन अली इज रिपोर्टिंग फ्रॉम देयर। ओवर टू यू नवीन, क्या देख रही हैं आप? जी, लाहौर की तमाम तर छोटी बड़ी मार्केट्स जो हैं वो खुल गई हैं। अनारकली, इचरा, हाल रोड, माल रोड और इसके अलावा जितने बाज़ार हैं वो सब खुल गए हैं। और ना सिर्फ बाज़ार खुले हैं बल्कि शॉपिंग भी शुरू हो चुकी है। और चूँकि हुकूमत की जानिब से SOPs जारी किए गए थे कि उन SOPs के मुताबिक जो है दुकानदार अपनी दुकानें खोल सकेंगे, लेकिन यहाँ पर तो तमाम तर हुकूमती SOPs को हवा में उड़ा दिया गया है। ना तो दुकानदारों ने इन SOPs को फॉलो किया है, क्योंकि किसी भी दुकान के अंदर दुकानदार ना तो खुद मास्क पहन के बैठा है, ना दुकानदारों ने कोई स्प्रे रखा है, ना हैंड सैनिटाइजर है और ना दुकानदार रश लगाने से गुरेज कर रहे हैं। जब दुकानदार खुद ही SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे तो जो आगे से ग्राहक आ रहे हैं तो कोई उसके ऊपर अमल दरामद उनसे कौन SOPs के ऊपर अमल दरामद जो है वो करवाएगा। सो ओवरऑल जो सिचुएशन है वो तो बड़ी ही मायूस कुन नज़र आ रही है, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, गहमा गहमी बहुत ज़्यादा है, शॉपिंग चल रही है, लेकिन 10% लोग ऐसे हैं जिन्होंने एहतियाती तदाबीर अपनाई हुई है और वो मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि बग़ैर एहतियाती तदाबीर के यहाँ पर लोग सरेआम जो है SOPs के को हवा में उड़ाते नज़र आ रहे हैं, जबकि इंतज़ामिया की जानिब से इनको कोई भी पूछने वाला नहीं है। जी
नवीन, आई कुड सेंस ऑन योर फेस कि आप ज़रा टेंशन में हैं और आप देख के परेशान हो गई हैं कि हो क्या रहा है लाहौर में। हमने ब्रांडर रोड, हॉल रोड और नारकली बाज़ार के आपको मनाजिर भी दिखाए और वही सब स्टॉल भी लग गए हैं, दुकानें भी खुल गई हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी दुकानदारों पर आयद होती है। जब आप एक दफ़ा ग्राहक को बगैर मास्क के आने से मना कर देंगे तो अगली दफ़ा वो खुद ही मास्क पहन के आएगा, या फिर शायद आए ना, और शायद डर यही है कि वो दोबारा मुड़ के ना आए। अब्दुल्ला, ये भी बहुत मैटर करता है। रावलपिंडी में जी हमें रिपोर्ट कर रहे हैं अरफा फिरोज जकी। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में मज़ीद नरमी की गई है और इस टाइम हम लोग मौजूद हैं रावलपिंडी के सदर बाज़ार में। अब बाज़ार के अगर हालात के बारे में आपको बताते चलें तो SOPs को अपनाते हुए जो मज़ीद कारोबार बहाल हुआ है और शेख खुर्दनोश मेडिकल स्टोर्स के साथ साथ जो है वो जूतों की दुकानें, कपड़े की दुकानें और ज्वेलरी की दुकानें भी खोली गई हैं, क्योंकि रमज़ान के शुरू के जो आगाज़ था, उन आगाज़ के जो रोज़े थे उनमें दुकानें बंद थीं, तो ईद के लिए जो है वो अवाम ने बाज़ारों का रुख किया है। और बाज़ारों का अगर उसको आपको बताते चलें तो बिल्कुल मामूल के मुताबिक हमें ट्रैफिक नज़र आ रही है, जो आप मेरे पीछे अभी देख भी सकते होंगे कि ट्रैफिक यहाँ जाम भी है और आवाम भी जो है वो बाहर उन्होंने बाज़ारों का रुख किया है। एहतियाती तदबीर के हवाले से आपको बताते चलें तो काफ़ी हद तक हमें चेहरों पे मास्क नज़र आए, लेकिन फिर भी कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ। तो अब देखना होगा, हुकूमत ने तो SOPs जारी कर दिए हैं, लेकिन आवाम उनको कितना अपनाते हुए जो है वो बाज़ारों का रुख करती है। जी रावलपिंडी के भी मनाजिर हम पहले भी देखते रहे हैं। वैसे तो जब लॉकडाउन था रावलपिंडी में तब भी SOPs लगता नहीं था कि लॉकडाउन कोई ध्यान देता था, लेकिन अब तो बिल्कुल ही कोई सूरत हाल उल्टी है। अच्छा, शीबा हैदर इज जॉइनिंग अस फ्रॉम पेशावर। सदर बाजार कहाँ पे हैं? शीबा बता दें आप कहाँ हैं एंड बताएं क्या देख रही हैं। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी के बाद पेशावर के तमाम बड़े तिजारती मराकज़ दुकानें खुल चुकी हैं, जहां पर कारोबारी सरगर्मियाँ जारी हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर के मशहूर सदर बाज़ार में। खरीदारी के हवाले से बड़ा मशहूर सदर बाज़ार है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश दिखाई दे रहा है। ख़वातीन जो हैं वो घरों से निकली हुई हैं और ईद की शॉपिंग में मसरूफ़ दिखाई दे रही हैं। जहाँ तक हिफाजती इक़दाम की बात है तो यहाँ पर देखा गया तो कुछ जो है इक़दाम पर, हिफाजती इक़दाम पर अमल दरामद न होने के बराबर। इस वक्त हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। मास्क, सैनिटाइज़र्स हम लोगों ने रखे हैं मेरे पास, ये हाथ में पकड़ा है, मैंने पहना हुआ था और हर एक को एहतियाती तदाबीर मैंने जैसे अर्ज़ किया कि अपनानी चाहिए। लेकिन ये है कि अब इसको अपने सर के ऊपर सवार करना, और ये एक और ऐसी एक थ्योरी है कि जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि जी कोई कोरोना नहीं है, अगर है भी तो कोई ऐसी कोई डरने वाली या ये कोई ऐसी अछूत वाली बीमारी नहीं है जो हर एक को इस तरह लगना शुरू हो जाए। दुकानदारों ने ये मुतालबा भी किया कि 4 बजे से जो दुकानें जो बंद करने का हुकूमत ने कहा उसको एक्सटेंड किया जाए और रात तक ये दुकानें खुलनी चाहिए, तो क्योंकि ईद उल फितर करीब आ रही है और इनका कारोबार काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुआ है। दूसरी जानिब ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से भी चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है। समाजी दूर पर मबनी इक़दाम पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। जी अच्छा, शीबा ने जिस दुकानदार से बात की ना, मैं उनको कसूरवार नहीं ठहराता, क्योंकि माशाल्लाह हमारे यहाँ व्हाट्सएप पे जो इन्फॉर्मेशन का सैलाब है ना, और तरह तरह की वीडियोस, और उस पर बहुत से लोग फिर यकीन कर लेते हैं। और एक बहुत बड़ा मेजर फ्रैक्शन है हमारी सोसाइटी का जो कोरोना वायरस को समझ ही नहीं रहा कि कोरोना वायरस भी कोई चीज़, मतलब ये डरने वाली बीमारी नहीं है, ये अछूत वाली, क्या बातें कर रहे हैं आप लोग। पता तो है ना कि एक बीमारी है, और मतलब ये क्यों दिखा रहे हैं कि जी अब मेरे हाथ में है मास्क। भैया, हाथ के लिए ग्लव होते हैं, मुंह के लिए मास्क होता है, और पहन के रखनी चाहिए ये दोनों चीज़ें। और यही वादा भी किया है, यही जहाँ जहाँ इजाज़त मिली है पूरे मुल्क में ही मिल गई है अब तो चीज़ें खोलने की, वो इन शराइत के साथ मिली है कि आप ये मास्क और ये ग्लव्स और ये सारी चीज़ें करेंगे। अब वहाँ बैठ के अगर आप अपने तबसरे कर रहे हैं तो देन यू आर निगेटिंग द होल लॉकडाउन जिन शराइत पे हुआ है। अच्छा जी, अभी हम क्वेटा चलेंगे और शहाब उमर हमें अपडेट करेंगे क्वेटा से कि वहाँ क्या सूरत हाल है। हाँ जी, हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से लॉकडाउन में नरमी के बाद क्वेटा में तकरीबन तमाम बाज़ार खुल गए हैं। जो तिजारती और कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो बहाल हो गई हैं। इस हवाले से जितनी भी दुकानें हैं, गारमेंट्स हो, कपड़े, जूते, स्टेशनरी शॉप्स, प्लम्बर, इलेक्ट्रिक और दीगर जो शॉप्स हैं सारे खुले हुए हैं और जो कारोबार का सिलसिला है वो जारी है। लोग आ रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं। ताहम हुकूमत बलूचिस्तान और अंजुमन ताजरान के दरमियान जो मुआहदा हुआ था कि कुछ SOPs हैं उन पर अमल दरामद किया जाएगा। एहतियाती तदाबीर हैं जिनमें सैनिटाइज़र दुकानों में रखे जाएंगे और मजमा नहीं होगा, रशकश नहीं होगी, और जो दस्ताने इस्तेमाल करेंगे, फेस मास्क है उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन बहुत कम हम देख सकते हैं कि लोग इस्तेमाल करें और जो ज़्यादातर इसकी वायलेशन हो रही है। इस हवाले से जो क्वेटा में जो लोकल ट्रांसमिशन है उसमें हाई रोज़ इजाफा हो रहा है, जो बड़ी तादाद कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं। कुछ नहीं, आगे चलते हैं। और फैसलाबाद से भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि अब हम क्या कहें। फैसलाबाद से जी हमें बता रहे हैं हमाद अहमद।
जी लॉकडाउन में नरमी के बाद सनती शहर फैसलाबाद में भी कारोबारी मराकज मार्केटें खुल गई हैं, कारोबारी जिंदगी मामूल पर आ गया है, मार्केटों में रश देखा जा रहा है, दुकानदार कारोबार कर रहे हैं और खरीदारों की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुंची हुई है। ईद की शॉपिंग भी शुरू हो चुकी है, खास तौर पर जो खवातीन के मखसूस बाजार हैं, अनारकली है और दीगर बाजार हैं, वहाँ पर खवातीन का रश देखा जा रहा है जो अपनी ईद की शॉपिंग करती नजर आ रही हैं। इसके साथ ही जो असल बात है कि कोरोना वायरस से बचाव के हवाले से हिफाजती इक़दाम हैं, जो SOPs हैं जिनके लिए दुकानदारों को पाबंद किया गया था, तो उन पर कहीं पे भी अमल दरामद होता नजर नहीं आ रहा। कहीं पे भी समाजी फासले के लिए दायरे नहीं लगाए गए, जबकि जो दुकानदारों समेत जो खरीदार हैं, शहरी हैं, वो भी मास्क पहने नजर नहीं आ रहे। समाजी फासले का ख्याल नहीं रखा जा रहा। जो बाजारों में रश है, पार्किंग के लिए जगह नहीं मिल रही, फुटपाथों पर गुजरते हुए कंधे से कंधा मिलाकर लोग गुजर रहे हैं, समाजी फासला कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा। दुकानों के अंदर यही कहा गया था 2 से 3 गाहक अंदर जा सकते हैं, लेकिन अंदरून मार्केट, कपड़े की मार्केटों हम देख रहे हैं कि वहां पर 10-10, 12-12 खरीदार एक साथ खरीदारी करते नजर आ रहे हैं और समाजी फासले को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया जा रहा है। अच्छा, कहीं कहीं अमल किया जा रहा है, कहीं कहीं नहीं किया जा रहा। फैसलाबाद में ना दायरे लगाए गए हैं, कुछ लोग हमें मास्क पहने हुए नजर आए। अच्छा, कराची की सूरत हाल भी हम आपको बताएंगे। कराची में बड़ा निस्बतन बाकी मुल्क की निस्बत जरा सख्त लॉकडाउन था, लेकिन आज जब खुले हैं बाजार तो खुल ही गए। तो हमने सोचा ये तो हम खुद ही आपको बताएंगे, क्योंकि हम जाहिर है अगर 20 मिनट में एक रास्ता तय कर रहे थे तो आज वो 45 मिनट 50 मिनट लगे। आंखों देखा हमारा हाल है ये। और मुख्तलिफ मकामात पर लोग हमें झमघट्टा लगाए भी नजर आए हैं। बहुत से मकामात पे हमने नाम मास्क तो पहनने की जहमत ही नहीं है जी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आई शुड ऑल्सो टेल यू कि जो रास्ता हमारा बनता है ऑफिस तक 15-20 मिनट का, आज वो 25-30 मिनट तक चला गया था, बिकॉज रश भी बहुत ज़्यादा था सड़कों पे। तो गाड़ियाँ और वो एवरीबडी वाज आउट इन फुल फोर्स और बहुत से लोगों ने मास्क वगैरह नज़र आ भी रहे थे, बट आई मस्ट कन्फेस कि ज़्यादातर लोगों पे नहीं थे और फिजिकल कांटेक्ट भी बहुत ज़्यादा था। अब्दुल्ला, अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ और बातें हैं जो हमने आपसे शेयर करनी है। जी एक बड़ा जबरदस्त ट्रिब्यूट है जो गूगल भी दे रहा है, तो हम कैसे पीछे रह सकते हैं? नहीं, बल्कि हमें तो सबसे ज़्यादा देना चाहिए, गूगल तो बाद में आएगा। आपको बताएं कि माशरे की तल्ख सच्चाइयों को बेखौफी से अपने अफसानों और खाकों में ढाला, बेशुमार तनकीद, सही मुकदमेबाजी का सामना भी किया, लेकिन वही कहा और वही लिखा जो सच लगा। और हम बात कर रहे हैं सादत हसन मंटो की, जिनकी आज यौम पैदाइश हम यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो खुद कहते थे लोग सिर्फ खामियां देखते हैं, उनकी निगाह अच्छाइयों पर क्यों नहीं पड़ती। सादत हसन मंटो 11 मई 1912 को भारत के ज़िला लुधियाना में पैदा हुए। तकसीम के बाद पाकिस्तान आ गए। मंटो ने कई बेहतरीन अफसाने तख्लीक किए। वो ऐसे मौज़ूआत पर भी खुलकर लिखते थे जो हमारे यहाँ बहुत हसास समझे जाते हैं। यही वजह रही कि जहाँ लोग उनके मद्दाह थे, वहीं उनके नाक़दीन भी बहुत ज़्यादा थे। उन पर फहाशी फैलाने का इल्ज़ाम भी लगा, लेकिन मंटो तमाम इल्ज़ामात से बेपरवाह होकर लिखते रहे। उनकी ज़िंदगी पर सरमद खूसत की बनाई गई फिल्म मंटो में ज़बरदस्त मंजरकशी भी की गई। आप सादत हसन मंटो हैं? जी। तशरीफ रखें। मंटो साहब तशरीफ रखें। काफी देर कर दी आपने आने में। तीसरी बार समन भेजा गया था आपको। जनाबे वाला, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बीमार था। मेडिकल सर्टिफिकेट भेज देते। दरअसल इस कदर बीमार था कि वो भी नहीं कर सका। चाहते क्या है आप? और आपको बताएं कि उर्दू के ये मुतनाज़े तरीन अफसाना निगार सिर्फ 42 साल ही जिंदा रह सके। सादत हसन मंटो को उनके 108वीं यौम पैदाइश पर गूगल ने अपने डूडल का हिस्सा बनाते हुए खराज अकीदत भी पेश किया है, जो कि अभी हम आपको दिखाएंगे। देयर यू गो। हाउ नाइस। तस्वीर भी डाली हुई है बीच में। जी बिल्कुल, तस्वीर भी डाली हुई है और पीछे जो गूगल लिखा हुआ है ना, वो स्याही इंक रोशनाई, हाँ, और एक राइटर को दिखाने के लिए कि वो ऑब्वियसली लिखते थे साथ।
वेरी नाइस जी, ये भी अच्छी। जस्ट 42 when he passed away हुमा, एंड उनका काम आप देखिए, इतनी बड़ी लेगेसी वो छोड़ गए कि आज इतने साल बाद भी लोग उनके उतने ही मद्दाह है, उनको उतने ही शौक से पढ़ते हैं। लेकिन अब्दुल्ला, जो आर्टिस्ट लोग होते हैं वो बड़े सेंसिटिव होते हैं, और जितनी ऑपोजिशन थी इनके अगेंस्ट, मतलब ऑब्वियसली मद्दाह तो थे ही थे, लेकिन ऑपोजिशन भी बहुत थी। और फिर वो जब भी अभी हमने आपको एक सीन भी दिखाया है, दैट वाज हिज लाइफ। और बहुत ही ट्रैजिक जिंदगी गुजारी वैसे। हाँ एग्जैक्टली, वही मैं कह रही हूँ, मतलब 42 एट द एज, यू नो, जो आपने सहा होता है उसमें तो आपकी एज उससे बहुत बड़ी हो जाती है जितने आप होते हैं। सो आई एम श्योर ही लिव्ड अ लॉट मोर देन हिज 42 ईयर्स। अच्छा जी, मूविंग ऑन, एक और हमारी टॉप स्टोरी भी है। आपको बताएं कि कारोबार खुल गया, ताजरों का बड़ा मुतालबा पूरा हुआ, और अब कोरोना से बचाव के ज़ाब्ते-कार पर मुकम्मल अमल ना हुआ तो जिम्मेदार ताजिर ही होंगे। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आज़म इमरान खान ने मरहलावार लॉकडाउन ख़त्म करने का ऐलान किया, लेकिन साथ ही ताजरों को ख़बरदार भी किया गया था। और वो क्या कहा था, एक दफ़ा सुन लें आप। अब हमने आहिस्ता आहिस्ता ये लॉकडाउन को खोलना है। ऐसा लॉकडाउन खोल दिया कि जिधर लोग जमा होना शुरू हो गए, और जो हम SOPs यानी जो शराइत हम रख रहे हैं लॉकडाउन खोलने के लिए, अगर लोगों ने उनके ऊपर अमल ना किया तो ख़तरा ये है कि फिर से ये एक कोरोना तेज़ी से फैलेगी, क्योंकि अब थोड़ी लेवल हो गई है। तो अगर वो फिर से फैली तो उसका फिर खदशा ये है कि फिर से हमें लॉकडाउन की तरफ जाना पड़े। ताजिर रहनुमाओं ने हुकूमत से वादा किया है कि वो दुकानों और बाज़ारों में हुकूमती हिदायत की पाबंदी करें, और जो नहीं करेगा उसकी दुकान बंद कर देंगे। ताजिरों ने जिम्मेदारी तो अपने ऊपर ले ली है, लेकिन उस पर अमल कराना आसान नहीं है। अब तक जो कुछ देखने में आ रहा है, इससे तो यही लगता है कि तयशुदा ज़ाब्ते पर अमल नहीं हो रहा है। दुकानदारों ने मास्क लगाए, ना ही दस्ताने पहने, बल्कि गर्मजोशी से गले भी मिलते दिखाई दिए हैं। पेशावर के तिजारती मरकज़ रामपुरा गेट पर धमाके में 2 पुलिस एहलकारों समेत 5 अफराद जख्मी भी हुए हैं। ये अलग तशवीश की बात है। सो सिक्योरिटी सूरत हाल भी है एक तरफ, दूसरी तरफ लोग भी ताउन नहीं करते दिखाई दे रहे हैं। तो इट्स अ लॉट मोर कन्फ्यूजन, और लोगों के ताउन ना करने की वजह यही है, डिफरेंट नैरेटिव्स जो अपनाए गए हैं मुख्तलिफ सूबों की तरफ से, वफाक की तरफ से। कोई कहता है सीरियसली लें, कोई कहता है सीरियसली ना लें, तो एक बड़ी कन्फ्यूजन अवाम में भी पाई जाती है। अवाम को खुद भी थोड़ी सी वैसे कर लेनी चाहिए ना इन्वेस्टिगेशन, एंड देन रीड अपॉन इट एज वेल। हमारे बड़े एजुकेटेड लोग जो है ना, वो कॉन्स्पिरेसी में बिलीव करते हुए नजर आए। अच्छा जी, हमारे गेस्ट हैं अंजुमन ताजरान के सदर नईम मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात जी। नईम मीर साहब, आपसे हम पूछना चाहेंगे कि मुल्क में कारोबार उस वक्त खुला है जब कोरोना इंतहाई तेजी से फैल रहा है, और इसलिए ज़रूरी है कि तयशुदा तरीक़ेकार जो SOPs हैं उन पर मुकम्मल अमल हो। तो ये तो आज होता नज़र नहीं आया। हमने अपने मुख्तलिफ रिपोर्टर से ऑल अक्रॉस द कंट्री बात की है। किसकी गलती है ये, कौन जिम्मेदार होगा? अगर बात बिल्कुल हाथ से निकल जाती है और बिल्कुल ही प्री कोरोना पे चले जाएं तो रिस्पॉन्सिबल किसे ठहराएंगे? जी, आप जहाँ फरमा रहे हैं ये एक दिन में नज़र आएगा भी नहीं, बिकॉज़ अभी तो दुकानें खुली हैं, तकरीबन कोई 45 दिनों के बाद कारोबार खुले हैं, तो अभी तो ये नज़र आएगा भी नहीं कि एकदम सारे प्रोटोकॉल जो हैं उन पर अमल हो। हाँ, आपका मीडिया, आपका कैमरा जो है वो इसकी निशानदेही करता रहेगा। हम भी बहुत सरगर्म हैं, हम भी अपने पूरे मुल्क के ताजर नुमाइंदों से राब्ते में हैं, और हमने उनको ये बावर करा दिया है कि ये आपकी जान का मसला है, आपकी फैमिली की जानों का मसला है, और पूरे कौम की जानों का मसला है। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आइंदा 2-4 दिनों के अंदर अंदर आपको खुद इसमें बड़ी वाज़ेह और मुस्बत तब्दीली महसूस होगी, क्योंकि हमने जो SOPs हमें पहुँचाए गए हैं हुकूमत की तरफ से, हमने अपने तमाम ताजर नुमाइंदों को वो सर्कुलेट कर दिए हैं। और बिल्कुल हम ये काम कर रहे हैं कि हम हैंड सैनिटाइज़र्स का इंतज़ाम कर रहे हैं, हम दुकानों पर फर्शों पर निशान लगा रहे हैं कि कहाँ कहाँ फासले से कैसे कैसे कस्टमर्स ने खड़ा होना है। मास्क जो है उसकी अवेलेबिलिटी कर रहे हैं अपने मुलाजमीन के लिए, अपने स्टाफ मेंबर्स के लिए, और दुकान में दाखिल होने वाले अरगाह के लिए। हमने लोगों के टेम्परेचर भी चेक करने हैं, और हमने ये भी देखना है कि नज़ला ज़ुकाम से मुतासरा कोई फ़र्द या बुखार ज़दा फ़र्द हमारी दुकान में दाखिल ना हो। और साथ साथ जो है वो हमने सोशल डिस्टेंसिंग को बहाल रखना है अपने मुलाजमीन के साथ भी, और अपनी सोशल डिस्टेंसिंग जो मालकान है उन्होंने अपनी सोशल डिस्टेंसिंग भी करनी है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अमल है जिसने मुसलसल चलना है और चलते रहना है, और इसके चलते रहने ही से जो है ये आगाही से ही
ये कोरोना वायरस से निपटने के लिए हमारे जो अज़ खुद SOPs हैं वो अज़ खुद ब खुद तश्कील भी दिए जाते रहेंगे। मीर साहब, आप बड़े ही आइडियल सिनेरियो की बात कर रहे हैं। टेम्परेचर चेक कराना तो बहुत दूर की बात है, अभी तो हम हाथ साफ करने और मास्क और लोगों से दूर खड़े होने तक ही हाथ ना मिलाने की हम कह रहे हैं। लेकिन ये बता दीजिए कि अब आप कह रहे हैं कि होपफुली अगले 3-4 रोज़ में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, 3-4 रोज़ बाद हम फिर देख लेंगे। अब तो नज़रिया आ रहा है कि हुकूमत वादों के मुताबिक आप लोगों से भरपूर ताउन कर रही है, लेकिन ताजर वादों के मुताबिक तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने में नाकाम। क्या हमें 5% सर नज़र आया है सिर्फ, वो भी अब हम 95% नहीं नज़र आया। तो क्या हमारी तरह आपको भी खदशा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर खुदा न खास्ता कहीं भरपूर लॉकडाउन ना लग जाए? देखें, यकीनन ये बात तो बड़ी वाज़ेह है कि ये कोरोना पैंडेमिक है और इसमें अगर कारोबार जो है अगर एहतियाती तदाबीर के साथ आगे ना बढ़ाया गया तो बिल्कुल कारोबार में दोबारा तातुल आएगा और लॉकडाउन होगा, ये तो हमें खदशा है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात वाज़ेह कर दूँ, देखें दुकानों को महदूद वक्त के लिए खोला गया है। अभी हम समझते हैं कि अगर कोरोना का जो बुनियादी SOP था वो ये था कि रश ना हो, और रश ना हो और ख़ास तौर पर ईद का त्यौहार है तो आप समझते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ईद के त्यौहार के जो आखिरी दिनों में रमज़ान के जो आखिरी अशरा होता है उसमें तो रश बेपनाह बढ़ जाता है। तो ज़रूरत ये थी कि ईद के त्यौहार से मुंसलिक तमाम कारोबार को ईद तक के लिए 24 घंटों के लिए खोल दिया जाता, क्योंकि रश रोकना जो है ये इस वक्त एक बहुत बड़ा मसला है, और ख़ास तौर पर उस वक्त रश रोकना जब 5 बजे के करीब जब दुकानों के बंद होने का वक्त होगा। तो मैं समझता हूँ कि इस पर गौर कर लेना चाहिए हुकूमत को, और इन बिजनेसेस को जो ईद के साथ वाबस्ता हैं उनको 24 घंटे के लिए खोलने का ऐलान किया जाना चाहिए, और उसके कुछ स्पेशल SOPs बन जाएं तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से कोरोना का मुकाबला भी कर सकते हैं और उन SOPs पर अमल भी कर सकते हैं, और कोरोना से बचने के लिए जो हिफाजती तदाबीर हैं हम उन्हें ज़्यादा बेहतर तरीके से इख्तियार कर सकते हैं। और ये जो 3 दिन आपने दुकानें बंद करने का कहा है, इस पर भी नज़रसानी कर ली जाए, ख़ास तौर पर सिर्फ उन बिजनेसेस के लिए जो ईद के त्यौहार से वाबस्ता कारोबार हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बेहतर मनसूबाबंदी होगी। चलो जी, आप कह रहे हैं कि 3 दिन जो दुकानें बंद करने का कहा है उस पर नज़रसानी करें। वैसे आई फील कि अगर दुकानें खुली रहेंगी तो शायद उतना रश ना पड़े। 7 दिन अगर खुली रहेंगी, 7 दिन लोगों के पास जाने की ऑप्शन होगी। आई डोंट नो, इट्स अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। खैर, जमील पराचा साहब ऑल्टरनेट डेज पे भी वैसे खोल सकते हैं। चेयरमैन सिंध ताजर इत्तेहाद जमील पराचा साहब, आज हमने कराची की मार्केटों का हाल देखा है, खुद आंखों देखा हाल भी देखा है। सर, लोग नहीं सीरियसली ले रहे हैं और जो SOPs थे वो तो सब हवा में उड़ गए। देखें, अभी इसमें जो है ना लोगों को ये अपना सोशल डिस्टेंस रखने के लिए कुछ दिन चाहिए होंगे। अभी ऐसा तो नहीं है कि एकदम हमने आज ऐलान किया, आज लोगों ने दुकानें खोली और आज ही सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें 2-4 दिन लगेंगे। ये बात तो खुद सिंध गवर्नमेंट ने कही कि 2-4 दिन में सब मामला इंशाल्लाह दुरुस्त हो जाएंगे। और लोगों को अवेयरनेस नहीं है। लोगों को अवेयरनेस के लिए हम कैंप लगा रहे हैं, कल से मुख्तलिफ जगहों पे अवेयरनेस कैंप लगाए जा रहे हैं, उससे बाकायदा। अच्छा जमील पराचा साहब, सॉरी मैं आपको थोड़ा सा रोक रही हूँ इधर, क्योंकि इससे पहले नईम मीर से भी बात हो रही थी, आपसे भी। आप दोनों कह रहे हैं कि जी 2-4 दिन तो लगेंगे। जो वबा 2-3 महीने से चल रही है, जिसके ऑलरेडी प्रोटोकॉल्स इन प्लेस हैं, अब दुकानें खोलने के बाद 2-4 दिन क्यों? क्या दोबारा से सिखाना पड़ेगा लोगों को कि किस तरह रहना है, किस तरह नहीं? और दूसरा, आपको याद दिला दें कि ये सिंध में तो बिल्कुल इस तरह हमें लग रहा है जैसे लॉकडाउन शायद दोबारा ही लग जाए, अगर यही हालात रहे तो। देखें, बात पता क्या है, अभी इतने कभी इन लोगों को आदत नहीं थी इस किस्म से दुकानें खोलने की। 2 महीने बाद आज आपने दुकानें खोली हैं तो उस पर इम्प्लीमेंट होने में 1-2 दिन तो चाहिए ना, लाजमी तौर पे। इंशाल्लाह 1-2 दिन में सारे मामला दुरुस्त हो जाएंगे। लोगों को बताया जा रहा है। मैंने खुद आज कई मार्केटों का दौरा किया है, हर मार्केटों में जाके मैंने सोशल डिस्टेंस का बताया है। और दूसरी बात ये, मास्क लोगों ने, सबसे अच्छी बात आज ये हुई है कि मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल हर मार्केट में हो रहा है। हर जगह मैंने देखा है मास्क भी लोगों ने लगा रखे हैं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, ग्लव्स भी पहने हुए हैं बहुत सारी जगह पे। तो अब ये 1-2 दिन में इंशाल्लाह सारे मामला दुरुस्त हो जाएंगे, क्योंकि आज से लोगों ने दायरे बनाना भी शुरू कर रहे हैं। कल सुबह जल्दी आकर इंशाल्लाह सारे मामला जल्द अज जल्द हल करने की कोशिश की जाएगी। दूसरी बात ये, 2 दिन बाद हम फिर दोबारा से दौरा करते हैं। खुद भी आपको पता है हमारे कैमरामैन जाते हैं, सारी मनाजिर जो है हम तक कैप्चर करके लाते हैं। हम आपसे फिर बात करेंगे 2-3 दिन बाद, ताकि हमें बड़ी अच्छी तरह आपको भी पता चल जाए और हम भी वी विल कैन बी स्टैंड करेक्टेड एज वेल। दुआ तो हमारी यही है कि लोग इंशाल्लाह समझ जाएं इस चीज़ को। अच्छा, दुकानदार अगर मास्क पहना हुआ भी हुआ है या सैनिटाइजर इस्तेमाल भी कर रहा है तो ग्राहक को मना नहीं कर रहा अगर उसने मास्क नहीं पहना हुआ है, तो बराए मेहरबानी वो ग्राहक जो अपना मुंह कवर करके नहीं आ रहे हैं उन्हें ना आने दें।
इस बात से ना डरें कि वो शायद दोबारा मुड़ के आपकी दुकान में ना आए। भाई आपकी फैमिली की जान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है उस एक ग्राहक का वहाँ पर मौजूद होना जिसने अपने एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाई हुई। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। अच्छा जी, वेलकम बैक। और कुछ आपको चीज़ें दिखानी भी हैं और शुड वी स्टार्ट विद दिस वीडियो? हाँ, एक गाना भी है हमारे पास और एक वीडियो भी है। हम आपको पता है कि रोज़ बताते रहते हैं कि कोरोना वायरस का वाहिद इलाज क्या है जी, एहतियाती तदाबीर है, जिसमें बहुत सी चीज़ें हैं। साबुन से आपने हाथ धोना है, बिला ज़रूरत आपने घर से बाहर नहीं निकलना, मास्क, दस्ताने, जो ग्लव्स हैं, सैनिटाइज़र से हाथ साफ और रखना है, फिजिकल डिस्टेंस करना है, सब कुछ। अब यूनिसेफ पाकिस्तान ने एक वीडियो भी बना दी है इस हवाले से जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि जितनी आगाही लग रहा है कि कमी रहती है। हाँ बिल्कुल, चलें जी, ये रिमाइंडर भी आ गया आपके पास। समाजी दूरी कैसे इख्तियार की जाए जनाब? ज़्यादा लोग अगर इकट्ठे हों, बड़े इज्तिमात में शामिल हों तो वहाँ जाने से गुरेज करें। हाथ मिलाने या गले मिलने से परहेज़ करें। किसी भी शख्स से मेलजोल ना रखें जिसमें सांस की बीमारी की अलामात आपको नज़र आ रही हों। बुखार, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, मुलाकातों के बजाय दूर से रब्ता मुमकिन बनाएं, जैसे कि आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कुछ कर सकते हैं। अगर मुमकिन हो तो दफ्तर का काम घर में कर लें, लेकिन अगर दफ्तर जाना भी हो तो वहाँ पे एहतियात करें। अगर आपने किसी स्टोर या मार्केट या बैंक जाना हो तो दूसरे लोगों से कम 2 मीटर का फासला रखें और बीमारी के अलामात हों तो घर पर रहें, डॉक्टर से रब्ता करें या 1166 पर कॉल करें। There are so many apps now, अब्दुल्ला। अगर आपको वैसे कुछ सवाल जवाब करने हो तो इतने ज़्यादा ऐप्स अब आ चुके हैं, जो कि हमने भी आपको कितने इंट्रोड्यूस कराए हैं, जहां आप लाइव उस वक्त डॉक्टर से बात कर सकते हैं और पूरा अपना जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप डिस्कस कर सकते हैं। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। सी यू इन अ व्हाइल। सी यू। Welcome back and अस्सलाम वालेकुम once again. If you guys have just joined us, पहला घंटा तो हमारा गुजर चुका है जियो पाकिस्तान का। साथ साथ आपको ये बता दें कि नेशनल असेंबली का एक सेशन चल रहा है पिछले मेरा ख्याल है 1.5 घंटे से, अब तो 1.5 घंटा हो ही गया होगा, 3:15 ऑलमोस्ट शुरू हुआ था। या तो उसके हवाले से भी आपको अपडेट करना है। कुछ हमारी इनिशियल थॉट्स थे जो कि हमने पिछले घंटे में बोले थे, लेकिन इस बार हम दोबारा से रिविजिट करेंगे और भी बहुत सी बातें हम शुरू करते हैं ऑलरेडी विद दिस आवर्स टॉप स्टोरीज। कोरोना पर होने वाले कौमी असम्बली के इजलास में अरकान फासला नहीं रख पा रहे। डिप्टी स्पीकर को बार बार टोकना पड़ा। सियासी क़यादत आम शहरियों के लिए अच्छी मिसाल तो कायम करे। कोरोना मरीजों के लिए बने आइसोलेशन सेंटर्स पर तनकीद बहुत हुई, लेकिन यहाँ काम करने वाले डॉक्टर्स और अमले की सख्त मेहनत रंग ला रही है। सेहतयाब होने वाले सबके शुक्रगुजार हैं। और कोरोना और लॉकडाउन से मुतासर होने वालों के लिए खुद फाउंडेशन बड़ा काम कर रही है, उनका हाथ बटाना होगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपको बताएं कि कोरोना वबा के मामले पर कौमी असम्बली का इजलास आज शुरू हो गया है और इजलास में बहुत ही गैर रिवायती मनाजिर देखने को मिले। अफसोसनाक बात यह है कि अरकान असम्बली ने एक दूसरे से फासले का ज़्यादा ख्याल नहीं रखा। डिप्टी स्पीकर अरकान को बार बार एहतियाती इक़दामात की तलकीन करते रहे। देख लें स्ट्रक्चर्स मुस्तहकम हैं, उनकी मेरी तमाम मौजूद अरकान से गुजारिश है कि एक एक नशिस्त का फासला रखें और ये जो ख्वातीन पीछे बात कर रही हैं, अगर ज़रूरी बात है तो बाहर जाके आप बात करें या एक एक नशिस्त का फासला रखें और गौर से इस बहस को सुने। आप मास्क भी पहने और जिसने अगर मजलिस करनी है तो ईवान से बाहर चला जाए और वहाँ पे मजलिस करे। वफाकी वज़ीर साइंस टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात कर लेते हैं। शुक्रिया चौधरी साहब। चौधरी साहब, कौमी असम्बली का सेशन पार्लियामेंट हाउस में बुलाना सब जमातों का फैसला है। आपने ऑल्दो इसकी मुखालफत की थी, हुकूमत ने खुद इसका ऐलान किया। आप हुकूमत का हिस्सा होते हुए भी खुद इसमें क्यों जाने का फैसला किया आपने? आप बताइएगा, आप क्या कह रहे थे? व्हाट्स द अल्टरनेटिव वे आउट?
गवर्नमेंट ने और तमाम जो लोग थे उन्होंने इंसिस्ट किया था कि ये वर्चुअल सेशन होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब ने और PMLN ने ये कहा कि इसको जो है वो आप फिजिकल सेशन बनाएं। पीपल्स पार्टी में नवीद कमर साहब जो है उन्होंने फिजिकल सेशन पे कहा, लेकिन आपके सामने पीपल्स पार्टी के अंदर भी इस पर दो राय हैं। जो हमारे सलीम मांडवीवाला साहब हैं जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट हैं, उन्होंने तो कहा है कि इसको फौरी कैंसिल होना चाहिए। सो पहली बात, ये फैसला उस पार्लियामेंट्री कमेटी का था जो कि कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, और मैं हैरान हूँ कि आप देखिए कि वो कमेटी इसलिए की गई थी कि वर्चुअल सेशन बुलाने के ऊपर डिबेट होगी, और उसमें ना IT मिनिस्टर जो थे वो उसको बनाया गया उसका हिस्सा, ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बनाया गया। तो जो कमेटी ये डिस्कशन के लिए बनी कि आप वर्चुअल सेशन करा सकते हैं या नहीं करा सकते, उसमें आपने टेक्नोलॉजी के जो मिनिस्टर्स हैं या टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्रीज हैं उनको कंसल्ट ही नहीं किया, तो जाहिर है कि उसकी क्या उस कमेटी ने डेलिब्रेट करना था। तो मेरा तो ख्याल है कि ये बड़ा एक खतरनाक फैसला है, और इसके नतीजे में पूरी सियासी क़यादत जो है उसको एक अननेसेसरीली उनको जो है वो एक खतरे से एक्सपोज किया गया है। चलें, एटलीस्ट यू डिडंट गो देयर, सो यू हैव डिसाइडेड नॉट टू गो देयर। लेकिन इसमें फिर और भी बड़े सवाल आ जाते हैं। ये भी बताइएगा कि अगर अरकान पार्लियामेंट को कोरोना के खतरे की वजह से पार्लियामेंट हाउस में बुलाना ठीक फैसला नहीं, तो फिर बाजार खोलकर आवाम को कोरोना के रहमो करम पर छोड़ना कैसे ठीक फैसला हो गया? और ये तो बड़ा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है। बिल्कुल, बात तो फिर एक ही हो गई। तो वजीर आजम को बताया नहीं है आपने कि ये भी फैसला गलत ही हुआ कि अगर लॉकडाउन में नरमी ले आए या फिर लॉकडाउन खत्म कर दें? पहली बात तो ये है कि वज़ीर आज़म साहब का जो लॉकडाउन का डेफिनेशन है वो पहले दिन से बड़ी वाज़ेह है, और ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन है। आप कितने दिन जो अपने बाजार हैं, कितने दिन जो आपकी चीज़ें हैं उनको मुकम्मल बंद रख सकते हैं। एक चीज़ है मुकम्मल बंद रखना, और एक चीज़ है उसको लॉकडाउन को रिलैक्स करना, जिसमें लोगों को एक इकोनॉमी का पहिया भी चलता रहे और हेल्थ भी जो है वो लोगों की अपने जो है उसको हम बचा सकें। और पूरी दुनिया में इस वक्त जो कोशिशें हो रही हैं वो यही हो रही हैं कि इसको बैलेंस करें कि एक तरफ तो आपका जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो कुछ चलते रहें, और एक है कि जो कि आपका हेल्थ है वो आपकी ख़राब ना हो। जहाँ पर अल्टरनेटिव मौजूद है वहाँ पर अल्टरनेटिव यूज करने चाहिए। मिसाल के तौर के ऊपर कौमी असम्बली का सेशन आप क्यों बुला रहे हैं, या असम्बली के सेशन क्यों होते हैं? ताकि डिबेट हो सके इश्यूज के ऊपर। अब क्या डिबेट के लिए फिजिकल प्रेजेंस एक हॉल के अंदर 600-700 बंदा जो है अगर आप उसको बैठा देंगे, एक आदमी आपको चाहिए सारे की सारी आपके 600-700 लोगों को एक्सपोज करने के लिए। क्या ये जरूरी है? ये ऑल्टरनेटिव है। जब ऑल्टरनेटिव है तो आप यूज करेंगे, जब ऑल्टरनेटिव नहीं है आप उसके मुताबिक अपने आप को सेटल डाउन करेंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी लोगों का ये ख्याल था कि जी ये भी इवॉल्विंग सिचुएशन है, तो पता नहीं कब मामला खत्म होगा, तो पार्लियामेंट सेशन तो जाहिर है कभी ना कभी तो बुलाना ही पड़ेगा। अब जो है पार्लियामेंट में कौम की सियासी क़यादत होती है वो एक इज्तिमा मुकम्मल एहतियाती तदाबीर के साथ ही जाहिर है करके दिखाते तो ज़ाहिर बेहतर होगा बाकी लोगों के लिए, ताकि अच्छी मिसाल कायम हो सके ना। आप इससे मुत्तफिक हैं कि अगर वहाँ पर सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क पहने, डिप्टी स्पीकर भी बार बार कह रहे हैं, तो ये एक अच्छा पैगाम भी तो जाएगा आवाम को। पहली बात तो ये है कि जो पार्लियामेंट का सेशन है वो बंद जगह के ऊपर हो रहा है, हॉल और जहाँ पर आप सेंट्रल एयर कंडीशन ऑन करेंगे। ये इटसेल्फ जो है वो आपकी तमाम बाकी जो आपकी एहतियाती तदाबीर हैं उनको रूइन करने के लिए काफ़ी है। सेकेंड, दूसरी बात यह है कि जो एहतियाती तदाबीर आप जो भी कर लेंगे वो काफ़ी नहीं है इस तरह की इन्वायरमेंट में जब इतने लोग आप इकट्ठे होते हैं। एक ओपन इन्वायरमेंट में अगर आप इकट्ठे होते हैं या वहाँ पे इंटरेक्शन होते हैं वहाँ पर चांसेस फिर भी कम होते हैं, लेकिन एक क्लोज हॉल में इतने लोगों का इकट्ठा होना बहुत ज़्यादा जो है वो डेंजरस है, और एहतियाती तदाबीर का तो यहीं पर ही खात्मा हो जाता है। तीसरी बात यह है कि ये कोई हम देखिए ये कोई जंग कोई तो नहीं कर रहे, कोई पहलवानों का मुकाबला तो नहीं है। आप वायरस से जो है वो आप नबत आजमा है, तो ये तो नहीं है कि हमने को बहादुरी दिखाने के लिए जो है वो सेशन करना है या जफ्तियाँ डालने के लिए एक दूसरे को सेशन करना है। मुलाकात आप अलहदा कर सकते हैं, एक सोशल डिस्टेंसिंग में कर सकते हैं। अब आप देखिए 3 MNA जो हैं उनके रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आए हैं, 4-5 आपके जो मुलाजमीन हैं उनके रिजल्ट पॉजिटिव आए हैं, और बहुत बड़ी तादाद में MNAs को उनके रिजल्ट मौसूल ही नहीं हुए। सो आप इतना बड़ा खतरा जो है वो आप कैसे जो है वो ले सकते हैं? और मैंने इसीलिए मैं वर्चुअल सेशन पहले भी उसका हामी हूँ,
अब भी मैं समझता हूँ कि जो ऐसे इजलास हैं वो वर्चुअल सेशन के ऊपर होने से वैसे बहुत बड़ा खतरा करार दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा जी वर्चुअल सेशन होना चाहिए था। वैसे एक बात उनकी ज़रूर यहाँ पे बिल्कुल ठीक थी कि वो जो कमेटी बनाई गई थी जिसने फैसला करना था कि किस तरह कंसल्ट भी नहीं उसमें किया। आईटी मिनिस्टर भी नहीं थे, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ आईटी भी नहीं थी, उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री की भी रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। तो उसने क्या पता है ऐसी जब चीज़ें होती हैं ना तो फिर मतलब बड़ा साफ होता है। वो जो कमेटी बनी थी उनका कभी भी कोई इरादा नहीं था कि हम वर्चुअल कर लेंगे, हमने फिजिकली करना है, तो लिहाजा उनको क्या कंसल्ट करना जब हमने उनकी बात ही नहीं माननी। लगता फिर ऐसा ही है। एनीवे आगे आपको बताएं ये खबर जरा अच्छी क्या चाहिए? It's a very good news actually। हाँ, ये खबर अच्छी लगेगी आपको कि पाकिस्तान में जी पहली बार ख्वाजा सरा पुलिस एहलकार के फ़राइज़ अंजाम देंगे। बल्कि वन हैज़ बिन सेलेक्टेड और रावलपिंडी पुलिस के मुताबिक रीम शरीफ नामी ख्वाजा सरा को तमाम कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद भर्ती किया गया है और रीम शरीफ को पुलिस स्टेशन में आने वाले लोगों और ख़ास तौर पर ख्वाजा सराओं के मसाइल हल करने की तरबियत भी है वो दी गई है, विच इज़ जस्ट बहुत ही ज़बरदस्त बात है ये। और इनकी तैनाती रावलपिंडी में वाक़ ख़वातीन पुलिस स्टेशन में की जाएगी। सो जो वुमेन पुलिस स्टेशन है हुमा वहाँ पर की जा रही है और वहाँ पर जाहिर है कोशिश यही होती है कि ख़वातीन अमला हो ताकि लोग और हमने देखा है कि कितना जो साइल आती हैं वो कंफर्टेबली बात कर सकें। अब्दुल्ला कितना अनफेयरली ट्रीट खास तौर पे ख्वाजा सराओं को किया जाता है जब वो अस्पताल या पुलिस स्टेशन में लाजमी होनी चाहिए। बिल्कुल पुलिस स्टेशन जाते हैं तो उनका कोई सुनता ही नहीं है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड मूव। बल्कि मैं तो सजेस्ट करूंगी कि इधर पेशावर से स्टार्ट करें क्योंकि पेशावर में भी हमने बहुत ख्वाजा सराओं के साथ हाँ बहुत ही मिसबिहेव करते हुए देखा है और बहुत हादसात भी हुए हैं वहाँ ख्वाजा सराओं के तशद्दुद और ज़दोकोप और कत्ल के कितने कत्ल तक हो जाते हैं। अस्पतालों में पूछते नहीं है इन लोगों को, तो लिहाजा दैट वुड बी अ गुड प्लेस टू स्टार्ट विद। जर्मनी में कोरोना वायरस के बायस जारी लॉकडाउन में नरमी आने के बाद लोगों ने अब घरों से बाहर निकलना शुरू कर दिया है। वो हो गया थोड़ा सा वॉइस पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन मुझे लगना स्टार्ट हो गई खासी। मतलब है कि एक तो म्यूजिक बज रहा है ऊपर से आपने हॉर्न भी हॉन्क हॉन्क करना शुरू कर दिया। खुशी हुई है वो 3 महीने बाद बाहर निकले हैं। अच्छा ठीक है हाँ तो उनका जरा लॉकडाउन लंबा था। अच्छा जी अखुवत फाउंडेशन पाकिस्तान में सबसे बड़ा माइक्रो फाइनेंस इदारा है, यानी कर्ज हसना का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। अब तक इस प्रोग्राम के तहत 23 लाख घरानों को 53 अरब रुपए के कर्ज दिए जा चुके हैं जिनकी रिकवरी 100% रही है और इस वक्त अखुवत के पास 14 अरब रुपए मजमूई तौर पर मौजूद हैं और आज ये इदारा दुनिया भर में बिला सूद कर्जों का सबसे बड़ा इदारा बन चुका है। अखुवत इदारे के तमाम दफातर मसाजिद के अंदर या उनके साथ कायम किए गए हैं और कर्ज ख्वाहों की समाजी रहनुमाई का काम मस्जिद में किया जाता है और उन्हें रकम भी वहीं दी जाती है। अखुवत ने पिछले माली साल 5000 ज़रूरतमंदों को कर्ज दिया और रिकवरी का रेट जो था वो 100% रहा, विच इज़ क्वाइट समथिंग। अभी हमें ज्वाइन किया है बानी अखुवत फाउंडेशन डॉक्टर अमजद साकिब ने। डॉक्टर साहब पहले भी आप आते रहे हैं हमारे शो पे, ये बताइएगा कि आपकी तंजीम लाखों लोगों को बिला सूद कर्ज देती है, ये सब कुछ मुमकिन कैसे होता है? इतनी बड़ी रकम के इंतजामात कैसे होते हैं? कुछ शेयर कीजिए ताकि और भी लोग आई गेस इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जी थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो ये है कि बैंक्स कैसे चलते हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन कैसे होती है, पैसों का लेन देन कैसे होता है, ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। हमने भी बैंकों से सीखा, हमने भी फाइनेंशियल सिस्टम से सीखा। एक बुनियादी चीज़ है, देखें एक है तसव्वुर जिसको कहते हैं कर्ज हसन, यानी आप 10, 20, 50 हज़ार रुपये अपने किसी दोस्त को देते हैं और फिर वो वापस ले लेते हैं। तो इस इंडिविजुअल कर्ज हसन में सूद नहीं है, मोहब्बत है या एक भाईचारे का एहसास है या किसी की मदद का एहसास है। तो हमने कहा कि इंडिविजुअल कर्ज हसन की इस रवायत को अगर हम इंस्टीट्यूशनलाइज कर दें तो ये एक बगैर सूद के छोटा सा कर्जा हो सकता है जिससे कोई शख्स कारोबार शुरू करके गुर्बत से निकल सकता है। तो इसका आगाज़ यूँ हुआ कि एक खातून ने कहा कि मैंने सिलाई की मशीनें ख़रीदनी हैं तो मुझे 10,000 रुपये मिल जाए तो मैं 6 महीनों में वो उससे इतनी आमदनी कमा लूँगी कि 10,000 रुपये वापस कर दूँगी। तो यूँ ये सिलसिला शुरू हुआ और आज अल्हम्दुलिल्लाह तो 35 लाख घरानों को 115 अरब रुपए की रकम जो है वो कर्ज हसन की सूरत में हम पेश कर चुके हैं। और सबसे खूबसूरत चीज़ जैसे अभी आप बता रही थी कि 99.9% रिकवरी है, यानी वो जो एक रिश्ता कायम हुआ किसी शख्स के साथ तो वो उसने उसका एहतराम किया, उसने अपने आप को दयानतदार साबित किया, अपनी उसने मेहनत की, उसने कोई झूठ नहीं बोला, उसने कोई भीख नहीं मांगी, उसने कोई गलत काम नहीं किया। तो इसको हम कहते हैं कि जैसे दुनिया भर में अभी कहते हैं कि जिस तरह सोशल इंक्लूजन ज़रूरी है, पॉलिटिकल इंक्लूजन ज़रूरी है, तो उसी तरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन भी ज़रूरी है क्योंकि लाखों लोगों के पास
कोलेटरल नहीं है कि वो बैंकों से कर्जा ले सकें। तो उनको तरक्की के लिए, आगे बढ़ने के लिए वसाइल की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर माली वसाइल की। तो ये एक हमने अपने रवायत से, अपने दीन से, अपने रोज़मर्रा के समाजी असूलों से ये चीज़ अखज़ की कि पैसे की इंटरमीडिएशन ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ सूद की बुनियाद पर भी हो, वो बाहमी मोहब्बत, इसार और कुर्बानी की बुनियाद पर भी हो सकती है। आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को कर्ज देते हैं, उसी कर्ज हसन को अपने इंस्टीट्यूशनलाइज करने की कोशिश की है। तो ये मुख्तरन। अच्छा अमजद साहब, ये बताइएगा कि कर्ज देने का मयार या पैमाना क्या रखा गया? आपने किन लोगों को कर्ज दिए हैं? आपकी तरजीह क्या होते हैं? ख़वातीन मर्दों की शरह क्या होती है, या इक्वल होते हैं, या आपने कोई रखा हुआ है कि 50% मर्द होंगे तो 50% ख़वातीन होंगी? देखिए, बुनियादी चीज़ है कि उस आदमी के पास कोई प्रोडक्टिव, कोई उसके पास आइडिया होना चाहिए, कोई प्रोजेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये कर्जे जो हैं कारोबारी नोयत के होते हैं कि लोगों को काम करना चाहिए। फिर उसके बाद काम की सलाहियत होनी चाहिए। फिर ये है कि उसको उसका लेन देन अच्छा हो, उसकी शोहरत अच्छी हो, उसकी नेकनामी हो। और फिर मर्द औरत की कोई तशख़ीस नहीं है, जिसके पास भी सलाहियत है वो काम कर सकता है। तो मसलन हमने कुछ 150 के करीब कारोबार डॉक्यूमेंट किए हुए हैं। एक छोटा सा कारोबार मैं आपको बताता हूँ, कोई फल की रेडी लगाता है, कोई सब्ज़ी की रेडी लगाता है, कोई चिंगची चलाता है, कोई औरत घर में ब्यूटी पार्लर बनाती है, कोई मोटरसाइकिल रिपेयर करता है, कोई साइकिल रिपेयर करता है। तो इन तमाम कामों के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक होती है स्किल और दूसरी होती है सरमाया। तो स्किल उन लोगों के पास पहले से मौजूद है, लोग हमारे बड़े ज़हीन हैं, उनको पता है कि कारोबार कैसे करना है, सिर्फ उनके पास सरमाए की कमी नहीं है। तो यूँ हम उसका कुछ सोशल जो क्रीडेंशियल्स हैं, उसका जो समाजी मुकाम है मुआशरे में, उसको भी देखते हैं कि कहीं वो कोई नशे का काम तो नहीं करता, या कोई वो गैर कानूनी कारोबार में मुलव्वस नहीं है। तो ये हम उसका सोशल अप्रेजल करते हैं और साथ ही साथ उसका प्रोजेक्ट और इकनॉमिक अप्रेजल करते हैं। और उसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि ये आदमी आगे बढ़ना चाहता है, इसके अंदर एक पोटेंशियल है। जी अमजद साहब, आपसे ये भी पूछना चाहते हैं, बैकग्राउंड चेक तो आप बड़ा थॉरो कर लेते हैं जिस तरह कि आपने बताया, लेकिन लोगों से और ख़ास तौर पर हुकूमत से आपको किसी किस्म की मदद दरकार है? ये हम आपसे पूछ रहे हैं, फलाही कामों का दायरा बढ़ाने के लिए हुकूमत किस तरह आपकी मदद कर सकती है, या इवन इंडिविजुअल्स? और लोग डोनेशन कहाँ कर सकते हैं? जी देखें, बात यह है कि हम हुकूमत के साथ हम 20 साल से काम कर रहे हैं, और हमारे काम की दो सतहें हैं। एक हम लोगों से डोनेशन लेके एक अपना कर्ज हसन फंड बनाकर उसके कस्टोडियन हैं, और उसके ज़रिए से लोगों को पैसे देते हैं, मदद करते हैं। और इसी तरह से हुकूमत के साथ मिलके भी हम काम करते हैं। पंजाब की हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने और कोई और हुकूमतों ने अपने अपने फ़ंड बनाए हुए हैं, और हम उनके साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की सूरत में ये कर्ज़े लोगों को फराहम करते हैं। तो ये तो बुनियादी सतह पर काम हो रहा है। लेकिन आजकल के हालात में जो कोरोना वायरस की वबा है, इसमें हम चाहते हैं कि इस काम में और वसअत आ सके, और वो लोग जो इस वक्त घरों में लॉकडाउन की वजह से बंद हैं, जिनके कारोबार मुतासर हो गए हैं, तो एक सतह पर हम उनको जो एहसास प्रोग्राम के ज़रिए से हम उनकी मदद कर रहे हैं, जिसमें हम उनको माहाना एतबार से कुछ रकम दे रहे हैं। तो हम ये भी तजवीज़ कर रहे हैं कि ऐसे लोग जो राशन बैग लेना नहीं चाहते या लाइन में लगना नहीं चाहते, उनको भी ये कर्ज हसन दे दिया जाए, जिससे पहले तो वो कारोबारी नुक्ता निगाह से लेते थे, तो अब ये है कि इसको हम रिलीफ लोन भी कह सकते हैं, कि कुछ अर्सा के लिए वो इस रकम से अपने घर का मुआशी निज़ाम सीधा करें। कहीं ऐसा ना हो कि उसमें जो ब्यूटी पार्लर बनाया हुआ है उसका सामान बेचना पड़ जाए, या उसका चिंगची और या रिक्शा बिक जाए। तो ये कुछ वक्ती तौर पर उसको, एक तरफ तो आपने लोगों को जो बहुत ज़्यादा मुस्तहिक हैं, माजूर हैं, बूढ़े हैं, ख़वातीन हैं, उनको आपने एहसास प्रोग्राम के जरिए से। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अमजद, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, और इसी तरह होपफुली ये सिलसिला जारी रहेगा। आप लोग भी कंट्रीब्यूट करना चाहें तो आप इनसे राब्ता कर सकते हैं। सो दिस इज़ वन अनदर एवेन्यू मैं कहूँगी, क्योंकि आजकल हमारा सिलसिला भी ये शुरू हुआ है कि हम आपको अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस बताते हैं, जहाँ आप आराम से बिल्कुल टेंशन लिए बगैर आप अपनी डोनेशन दे सकते हैं, और सही जगह कारोबार कर रहे थे उनको कारोबार अपना दोबारा से मुनासिब करने में, उसको दोबारा खड़ा करने में इतना मसला हो रहा है। ज़ाहिर है हालात ही ऐसे हैं, कुछ